नमस्कार, मैं हूं परिवेश वात्स्यायन और आप देख रहे हैं मुद्दा। दुनिया भर में कोरोना वायरस खतरनाक रूप ले चुका है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का साया लंबा होता जा रहा है और अब भारत भी उसकी चपेट में आ चुका है। इसका बड़ा असर कारोबार पर भी पड़ रहा है, जिसे लेकर भारत सहित वैश्विक बाजार चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया कि इस वायरस के कारण भारत के व्यापार को 34.8 करोड़ डॉलर यानी करीब 2,548 करोड़ रुपए की चपत लग सकती है। कोरोना के चलते ग्लोबल शेयर बाजारों में भी भारी गिरावट का दौर जारी है। एक खास रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से समझते हैं कि कोरोना के साइड इफेक्ट बाजार पर किस तरह है। दुनिया भर में 100 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस का संकट फैल चुका है और इसका साया अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी गहराता जा रहा है। 9 मार्च को ट्रेडिंग के दौरान एक समय सेंसेक्स 2400 पॉइंट्स तक लुढ़क गया था। पिछले 10 साल में किसी एक दिन में ये सबसे बड़ी गिरावट थी। वहीं सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार की सुबह सेंसेक्स और निफ्टी 10% से अधिक लुढ़क गए, जिसके कारण 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी और शेयर बाजार में कारोबार नहीं हुआ। रोक की अवधि खत्म होने के बाद जब ट्रेडिंग दोबारा शुरू हुई तो शेयर बाजार में एक बार फिर बढ़त देखने को मिली। हालांकि ये रिकवरी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और कुछ देर बाद एक बार फिर बाजार में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट की 2 मुख्य वजहें हैं। पहला कोरोना वायरस का फैलता संकट और दूसरा कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट। सऊदी अरब और रूस के बीच में जो टकराव हुआ है उसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें 30% तक घट गई है। इसका अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड की ओर से प्रकाशित अनुमानों में कहा गया है कि कोरोना वायरस के कारण चीन में विनिर्माण गतिविधियां सुस्त पड़ने से वैश्विक कारोबार प्रभावित हो रहा है। इस संकट की वजह से जिन शीर्ष 15 अर्थव्यवस्थाओं को सबसे ज्यादा नुकसान होगा उनमें भारत भी शामिल है। अनुमानों में कहा गया है कि भारतीय कारोबार में इस वायरस के कारण केमिकल क्षेत्र को सबसे अधिक 12.9 करोड़ डॉलर की चपत लग सकती है। इसके अलावा वस्त्र और परिधान कारोबार को 6.4 करोड़ डॉलर, मोटर वाहन को 3.4 करोड़ डॉलर, इलेक्ट्रिकल मशीनरी को 1.2 करोड़ डॉलर, चमड़ा उत्पादों को 1.3 करोड़ डॉलर, धातु उत्पादों को 2.7 करोड़ डॉलर और लकड़ी के उत्पादों और फर्नीचर कारोबार को 1.5 करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है। कोरोना वायरस के कारण दुनिया की जिन अर्थव्यवस्थाओं को सबसे ज्यादा झटका लगा है उनमें यूरोपीय संघ को 15.6 अरब डॉलर, अमेरिका को 5.8 अरब डॉलर, जापान को 5.2 अरब डॉलर, दक्षिण कोरिया को 3.8 अरब डॉलर, चीन के ताइवान प्रांत को 2.6 अरब डॉलर और वियतनाम को 2.3 अरब डॉलर का झटका शामिल है। इसके अलावा इंडोनेशिया को भी इससे 31.2 करोड़ डॉलर की चपत लगी है। All these countries have had more than a 20% decline in their stock prices in the stock markets, and India is below them. So firstly, what we are seeing currently is actually a reflection of some of the global factors related to the coronavirus episode. हालांकि यूरोपीय संघ, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत का व्यापार कम प्रभावित होगा। संयुक्त राष्ट्र में अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस वायरस के कारण अकेले फरवरी में दुनिया भर में चीन के मैन्युफैक्चरिंग निर्यात में 50 अरब डॉलर यानी करीब 3 करोड़ 65 लाख रुपए की कमी आई है। इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में मशीनरी, मोटर वाहन और संचार उपकरण शामिल है। अंकटाड ने कहा कि चीन कई वैश्विक व्यापार संचालन का केंद्रीय मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बन गया है। चीन के मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में सुस्ती के कारण जो परिस्थितियां बन रही है उससे पता चलता है कि किसी भी देश का उद्योग चीनी आपूर्तिकर्ताओं पर कितना निर्भर है। इससे संकट और बड़ा है। खासकर विकासशील देश ज्यादा प्रभावित होंगे, जिनकी अर्थव्यवस्था कच्चे उत्पादों के निर्यात पर निर्भर है। ये अल्पकालिक नहीं है, इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। कोरोना के खौफ की वजह से लोग ट्रैवल कम कर रहे हैं। एयरलाइन कंपनियां इसकी मार झेल रही है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक ग्लोबल एयरलाइन को 113 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है।
होटल उद्योग संकट में फंसा है क्योंकि पर्यटन उद्योग गिरता जा रहा है। दुनिया भर में पर्यटक स्थल सूने पड़े हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना को देखते हुए भारत सरकार ने 15 अप्रैल तक दुनिया भर के लोगों के वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब 15 अप्रैल तक विदेश से कोई भी व्यक्ति भारत नहीं आ सकेगा। सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर पर्यटन क्षेत्र पर पड़ेगा। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि भारत में साल भर में जितने विदेशी पर्यटक आते हैं उनका 15 से 20% सिर्फ मार्च अप्रैल में ही आते हैं। ऐसे में 15 अप्रैल तक वीजा रद्द होने से भारत सरकार को 33 से 34 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। उधर मुर्गी पालन उद्योग ने भी 17,000 करोड़ के नुकसान की बात सरकार को बताई है। साथ ही कुछ दवाइयों का एक्सपोर्ट भी रोका गया है, जिससे आगे चलकर कोई कमी न हो। ऐसे में सरकार को 2 मोर्चों पर कोरोना वायरस से जंग लड़नी पड़ रही है। एक तरफ पीड़ितों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था पर भी इसका साया बढ़ता जा रहा है। साफ है, चुनौती बड़ी होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कोरोना ने दुनिया के 127 देशों को अपनी चपेट में ले रखा है और दुनिया भर में तकरीबन 5,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है इस पर, और 76 केसेस हिंदुस्तान में सस्पेक्टेड केसेस मिले हैं। एक मौत गुरुवार की रात कर्नाटक में पहली मौत भारत में हुई है। सवाल यह है कि इसका जो साइड इफेक्ट है, कोरोना का साइड इफेक्ट बाजार पर भी दिखा, और कारोबारी सप्ताह का आखिरी दिन शुक्रवार यानी आज आखिरी दिन था कारोबारी सप्ताह का, और 45 मिनट के लिए पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को बंद करना पड़ा। 12 साल बाद ये हुआ है। जब 12 साल पहले 2008 में आर्थिक मंदी का, वैश्विक जो ग्लोबल आर्थिक मंदी का दौर था, उस दरमियान किया गया था। उसके बाद आज फिर से एक बार इस्तेमाल किया गया। हालांकि जो तेजी से गिरावट शुरुआती दौर में बाजार खुलते ही दिखा था, उसके बाद मार्केट जैसे दोबारा फिर 45 मिनट बंद करने के बाद ट्रेडिंग को जैसे ओपन किया गया, तो फिर से वो शूट किया और तेजी से उसमें 3600 अंक के तकरीबन बढ़ा दिया। हालांकि वो फ्लक्चुएशन जारी है अभी भी। सवाल इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के जो साइड इफेक्ट्स है, जो देश की अर्थव्यवस्था पे जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि देश इस वक्त आर्थिक मंदी के दौर में पहले ही जूझ रहा था। ऊपर से कोरोना की मार ने देश पर डबल अटैक कर दिया है। उससे कैसे निपटेगा हिंदुस्तान? मेहमानों से रूबरू कराते हैं और मेहमानों के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सुनील कौशिक साहब है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप गुप्ता साहब है, ट्रेडिंग एक्सपर्ट है। और आकाश जिंदल साहब है, अर्थशास्त्री हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिंदल साहब, जरा आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ तो ऑलरेडी कहे कि स्लो डाउन चल रहा था बाजार में, ऊपर से ये कोरोना का अटैक, एक तरीके से डबल अटैक कहें। 12 साल बाद ऐसा पहली बार देखने को मिला कि फिर से वो बाजार को बंद करना पड़ा 45 मिनट तक। हालांकि उसके बाद बाजार खुलते ही फिर से शूट किया गया और 3600 अंक की बढ़त देखी गई। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या इस दौर में जो इस तरीके से टूरिज्म का एक बड़ा सेक्टर माना जाता है हिंदुस्तान को, और ये जो वक्त है अभी हिंदुस्तान के लिए वो बहुत मुनाफे का होता है टूरिज्म में, मार्च और अप्रैल का महीना, और वो एकदम से डाउन हो गया। 15 अप्रैल तक सारे वीज़ा कैंसिल कर दिए गए। इससे बाजार को कितना बड़ा नुकसान आप देख रहे हैं? जी परिवेश, आपने बड़े सही तरीके से शुरू किया है जी। इस समय हिंदुस्तान के लिए और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ा पैनिक, फियर का माहौल है। और फियर का माहौल, पैनिक का है, बिजनेस का सेंटीमेंट डाउन है। देखिए, इकोनॉमी और बिजनेस में सेंटीमेंट का बहुत रोल प्ले होता है। इफ द सेंटीमेंट इज डाउन, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी और इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं मार्केट्स के ऊपर आ रहा है। आज ओवरऑल बात कहूं ग्लोब में, तो बिजनेसमैन बड़े ऑर्डर्स प्लेस करने से संकोच कर रहे हैं। बिजनेसमैन ज्यादा बड़ी कमिटमेंट्स नहीं कर रहे हैं। और अब कोरोना वायरस महज चाइना की डिजीज नहीं रह गया, ग्लोबली स्प्रेड हो गया है। चाहे इटली हो, चाहे ईरान हो, इसका स्प्रेड जो है बढ़ता जा रहा है। अब स्पेसिफिकली जो आपका टूरिज्म का इशू है, यस, टूरिज्म, ट्रैवल सब जगह बहुत हेवीली इंपैक्ट हुआ है। और हिंदुस्तान की बात करें, बिल्कुल आपने सही कहा, दीज आर द आइडियल डेज फॉर टूरिस्ट टू अराइव इन इंडिया, क्योंकि मार्च का महीना यहाँ पे मौसम बहुत सुहावना होता है, पर्टिकुलरली अमेरिकन और यूरोपियन टूरिस्ट के लिए घूमने के लिए। तो वो अब नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट काफी सीवियर है। और उसके साथ साथ ही ऑयल प्राइसेस इतनी बुरी तरह से
लड़खड़ाई हैं, टूटी हैं। $32-33 पे ब्रेंट क्रूड चल रहा है, तो उन सब का इंपैक्ट हमारी मार्केट पे देखने को मिला। आज सुबह तो हम सबको पता है मार्केट 3000 पॉइंट के आसपास डाउन हो गई थी, तो एज एन इकोनॉमिस्ट कहूंगा फियर बहुत ज्यादा था। मार्केट्स को कुछ समय के लिए बंद किया गया, फ्रीज किया गया, क्योंकि एक लेवल के बियॉन्ड आ गई थी। अब जाके जो है कुछ मार्केट्स में रिकवरी आई है, बट अभी भी फाइनल सोल्यूशन, फाइनल रिस्पाइट अब इसका मेडिकल एक्सपर्ट्स के हाथ में है, क्योंकि दुनिया भर में पैनिक है, फियर है। अब वेट इस चीज का है कि क्या इसका कोई क्योर या इसका कोई ऐसा सोल्यूशन हमें मिलता है कि इसको अवॉइड किया जाए, इसका वैक्सीनेशन मिलता है। इजराइल से कुछ बातचीत हुई है कि इजराइल से शायद ऐसा वैक्सीनेशन है, लेकिन अभी चीजें कंफर्म होनी है। तो आज की तारीख में फियर इज रूलिंग। बाजार के ट्रीटमेंट का आपको क्या दिख रहा है? बाजार का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, बाजार में वैक्सीनेशन कैसे किया जाए? क्योंकि बाजार की जो स्थिति है हम जरा उसको समझना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, बाजार में वैक्सीनेशन परिवेश भाई जो है मेडिकल वैक्सीनेशन के थ्रू ही होगा। क्यों? वो इसका कारण मैं बताता हूं। आज तक आप एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं, आपने कई ऐसे इकोनॉमिक डाउनटर्न्स देखे, मार्केट को डाउन जाते देखा है, और आप 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश के समय भी बड़े एक्टिव थे मीडिया में। वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस था, क्लियरली फाइनेंशियल क्राइसिस था। अब फर्क यह है कि लोगों की अपनी सेहत, अपनी लाइव्स भी रिस्क में है, तो ये क्राइसिस एक बिल्कुल अलग तरह का है। तो बाजार का सोल्यूशन भी आपको मैं एक बड़ा अजीब आंसर दूंगा, वो भी मेडिकल टर्म्स में होगा, क्योंकि अगर हमें इसका क्योर या वैक्सीनेशन मिल जाता है तो बाजार के लिए भी रिस्पाइट होगा। अदरवाइज तो क्या है, इसमें साइकोलॉजिकल डाउनफॉल है। फंडामेंटल्स तो आप जानते हैं कि 5 दिन में इकोनॉमी के फंडामेंटल्स नहीं गिरते। अभी क्या है, घबराहट है, पैनिक है, और घबराहट और पैनिक को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं मेडिकल टर्म में उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। बिकॉज ये क्राइसिस फाइनेंशियल बाद में बना है, मेडिकल क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस जो है ये पहले बना है। और हम सब जानते हैं सबसे बड़ी पूंजी तो इंसानी जान है, चाहे बैंक डिपॉजिट हो, शेयर मार्केट हो, प्रॉपर्टी हो, उससे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल। तो कहीं ना कहीं आज यूएस में, यूरोप में 24/7 मेडिकल रिसर्च चल रही है कि इसका कोई क्योर या वैक्सीनेशन फाइंड किया जाए, वही कहीं ना कहीं रिस्पाइट देगा। और बाकी तो जो है सरकारों के हाथ में है, अलग अलग गवर्नमेंट्स बैठे लोगों से कम्युनिकेट करें, जितना अच्छा कम्युनिकेशन बनाएंगे लोगों के साथ उतना सोल्यूशन होगा। शायद शॉर्ट सेलिंग बंद करना, शॉर्ट सेलिंग शायद कुछ जगह बंद की गई है, वो भी सोल्यूशन है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि शेयर ना होते हुए जो लोग बेच देते हैं, तो उसको बंद करना भी इसका एक सोल्यूशन मार्केट के लिए हो सकता है। बढ़िया, ठीक है, ठीक है। हालांकि सरकार कह रही है और डॉक्टर भी कह रही है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जो इसके उपाय हैं वो यही है कि अपने आसपास के इलाके को, आप खुद को साफ स्वच्छ रखें, और यही सुरक्षित रहने का सबसे बड़ा उपाय है। प्रदीप गुप्ता साहब, अब तो बाजार को समझते हैं, रियल एस्टेट को समझते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं रियल एस्टेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बैकबोन इकोनॉमी का एक तरीके से रियल एस्टेट था। रियल एस्टेट गिरा हुआ है आज देश की अर्थव्यवस्था में। पहले ही से एक तरीके से कह के फंगस लग गया था, मेडिकल टर्म में कह के फंगस लगा हुआ था। उस फंगस पर ये कोरोना वायरस का डबल अटैक दिख गया आपको। अब क्या लग रहा है कि यहां से उभरने के क्या आसार दिखते हैं आपको? देखिए परिवेश जी, बहुत बढ़िया तरीके से जिंदर साहब ने बताया। अभी हम 2011 से मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। 2011-12 के बाद से ही हमारे बाजार में मंदी चल रही है जी। उसके बाद में मैं कहूँगा 3 तरीके से मार पड़ी है बाजार में। फिर 2016 में जब ये नोटबंदी हुई, उसके बाद में बाजार में जो हमारी पॉलिसी आ रही सरकार की, सरकार ने अच्छे के लिए करी वो, कि भाई किस तरीके से जो आतंकवाद हो रहा था उसको रोकने के लिए, या नकली मुद्रा को, सरकार की सोच बढ़िया थी, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे को अभी बाजार में नजर आ रहा है अभी तक भी। इसके बाद में आपने देखा होगा आज ग्लोबल मंदी, आज हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल आईसीयू पे है एक तरीके से। 2008 में मंदी आई थी, पर 2008 की मंदी इतनी भयंकर नहीं थी जो अब नजर आ रही है हर तरीके से। क्योंकि आज केवल ग्लोबल मंदी नहीं है, केवल भारत की मंदी नहीं है, केवल अर्थव्यवस्था ऐसी हो रही है कि व्यापारी नहीं समझ पा रहा कि क्या करे क्या ना करे। अच्छा, ऐसे में जो नई नई पॉलिसियां सरकार की रही, नई नई जीएसटी रही, हर चीज का इफेक्ट रहा। मैं इसमें बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा कि बाजार हर तरीके से सरकार की बढ़िया कोशिशों के बावजूद भी बाजार गिरता चला गया, बाजार गिर रहा है। इसके बाद आपने भी हाल में देखा कि बैंकों के फेलियर, जो हमारे दीवान हाउसिंग के रहे, या जो हमारे ये लक्ष्मी विलास बैंक के रहे, या पीएमसी बैंक के रहे, या अब ये यस बैंक का रहा, इसने और तोड़ दिया बाजार को। देखिए बाजार क्या होता है, जो भी जिंदर साहब कह रहे थे, सेंटीमेंट से चलता है। जो भी बाजार चलता है, जो व्यापार चलता है, जो बिजनेस चलता है, वो सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है। सेंटीमेंट बाजार के बहुत गिरे हुए हैं। और इधर जो शेयर मार्केट में क्रैश हुई है, जो क्रूड ऑयल के तेल गिरे हैं, जो कोरोना वायरस ऐसे में और आ गया। कोरोना, देखिए कोरोना कोई बीमारी
इस तरीके से आई है। आप देखिए 100, अभी ये पहले केवल चीन में थी है, चीन के बाद ये इटली में हो गई, ईरान में हो गई, आज फ्रांस में हो गई, जर्मनी में हो गई, कोई देश नहीं बच रहा। आज 126-27 देशों में ये महामारी की तरह फैल चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी सरकार की ओर से आज भी मैं कह रहा हूं, इसकी रिपोर्ट आने में हमारे 24 घंटे लग रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जब इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। बाहर की कंट्री में 15 मिनट में इसका टेस्ट हो रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि हमें इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा हमें इसमें विचार करना पड़ेगा। इसको हल्के में लेना हमारी भूल होगी। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, दिल्ली में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि बाजार का जो सेंटीमेंट है, जो ट्रेड का सेंटीमेंट है, वो इस वायरस ने और तोड़ दिया गया है। इस वायरस से ऐसा डर हो गया है कि बाजार में आदमी निकलने से अभी तो नहीं डर रहा, लेकिन डरना शुरू हो गया है कहीं ना कहीं। तो क्योंकि देखिए टीवी पे आप देखो, सब जगह डिबेट हो रही है, हर जगह ये पूरी वर्ल्ड को हिला दिया इस वायरस ने। कितनी मौत, 5000 से ऊपर लोग मर चुके हैं इसके अंदर। इस तरीके से वायरस है कि एक दूसरे से बहुत तेजी से फैल रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि बाजार को संभालने के लिए सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान तो देखो कोरोना पे देना पड़ेगा, लेकिन सरकार को जो हमारे चिंता का विषय है वो यही है कि हम किस तरीके से, जब तक हम कोरोना का, जो अभी साहब कह रहे थे कि मेडिकल के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा इस समय खास तौर से, उसके बाद सेंटीमेंट को सही करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो शेयर मार्केट गिरी है, जिस 3100 पॉइंट आज जो मार्केट गिरी है, देखिए 2008 में मार्केट गिरी थी 1400 पॉइंट गिरी थी, आज 12 साल के हिसाब से सबसे ज्यादा मार्केट गिरी है। विदेशी निवेशक, जो मेरा अपना आकलन है, लगभग 7 से 8 हजार करोड़ रुपए पैसा बाहर यहां से निकाल चुकी है इंडिया से शेयर मार्केट के चक्कर में। एक दहशत का माहौल है, 21 लाख करोड़ पैसा डूब चुका है इन्वेस्टर का। तो सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा हर नीति में, केवल कोरोना में नहीं, आर्थिक नीति में भी सरकार को एक एक चीज बिना मीटिंग के, बिना सलाह के, बिना उसके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को हर चीज में विचार करके डिसीजन लेने पड़ेंगे। बहुत क्रिटिकल समय है ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, सरकार इसीलिए भी सबकी राय लेके काम करे, बहुत सोच के काम करे। 45 मिनट के लिए जो बाजार को बंद किया गया, इसीलिए किया गया था क्योंकि निवेशकों का पैसा जो है उसे सुरक्षित रखा जाए, इसीलिए ये कदम उठाया गया था। और 12 साल पहले भी जो ये कदम उठाया गया था वो इसीलिए उठाया था। खैर, कौशिक साहब, आपने सुना जिंदल साहब को भी, गुप्ता साहब को भी, लेकिन सवाल ये है कि एक बड़ी लकीर खींची गुप्ता साहब ने बताया कि ये तो 2008 से जो ग्लोबल मंदी का दौर चल रहा था, उसके बाद 11-12 में भी उसका असर दिख रहा था, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं नोटबंदी आने के बाद और हो गया, क्योंकि बाजार से कैश खत्म हो गया। उसके बाद धीरे धीरे उसका इंपैक्ट लोग संभलना ही चाह रहे थे, अब जाकर के लोग संभल रहे थे, व्यापारी वर्ग जो अब संभलने की कोशिश कर रहे थे, तब तक एक बार फिर से कोरोना का अटैक हो गया। तो एक तरीके से कहे कि बाजार को सबसे बड़ा नुकसान अभी हो रहा है, क्योंकि आप देखिए बाजार में पैनिक का माहौल नहीं, सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही ताकि पैनिक का माहौल न बने, लेकिन स्कूल बंद हैं, बाजार बंद हैं, गैदरिंग नहीं हो रही है कहीं भी, तो ये एक बड़ा डेंट पड़ता जा रहा है। नहीं, परवेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये अभी तो छोटे से आंकड़े हैं, जब कुछ महीनों बाद समीक्षा होगी तब आंकड़े बहुत बड़े रूप में निकल के आएंगे। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि थोड़ा सा सरकार ने लेट कदम उठाया। जो उन्होंने कहा आज से लागू होगा वीजा को लेकर के 15 अप्रैल तक है, मुझे लगता है थोड़ा पहले और कदम ऐसा उठाया, जिस तरीके से यूएन ने जो उठाया था कदम, वो थोड़ा सा हम लेट हो गए। और उसी का मामला है कि 76 केस हमारे यहाँ पॉजिटिव हैं, एक की मौत भी हो गई है, तमाम ऐसे हैं। आज भी आप देखिए कि ग्रेटर नोएडा में एक व्यक्ति को पॉजिटिव आया है, 700 कर्मचारी को आसपास बंधक के रूप बना लिया गया। सारी टीम स्वास्थ्य कर्मचारी वहां लगा लिए गए हैं, फोर्स भी वहां बुला लिया गया। ऐसा लगता है कि जैसे रासायनिक हमला हो गया किसी कोने में। तो निश्चित तौर से लोग डरे हुए तो है ही हैं। तमाम खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे मैच होने थे, मैचों को लेकर के अब लोग देखेंगे नहीं, तो लगता है आईपीएल पे खतरा मंडरा रहा है कि आईपीएल वही केवल खिलाड़ी में खेलेंगे, देखने वाला कोई नहीं होगा। तो निश्चित तौर से अर्थव्यवस्था तो चौपट हुई है। और पर्यटन को लेकर के हम कह रहे थे, पर्यटन को लेकर के भी लगभग है कि जो मार्च और अप्रैल में 15 से 20% जो लोग बाहर के आते थे वो लगभग बंदी हो गई, क्योंकि 15 अप्रैल तक सारे वीजा रद्द कर दिए गए हैं। तो निश्चित तौर से ये फर्क तो पड़ेगा ही। और लगभग विमानन की आ रही है कि लगभग 8500 करोड़ का नुकसान हुआ है, और 2200 करोड़ के आसपास का नुकसान सरकार बता रही है अभी, कि जो पर्यटक बाहर से आते थे वो लगभग अपने देश में इतना कुछ करके जाते थे कि 2200 करोड़ का बेनिफिट अपने देश के लोगों को होता था, वो भी लगभग नुकसान में चला गया। तो ये तो छोटे छोटे हैं, जब बड़े बड़े मामले और निकल के आएंगे। कच्चे माल को लेकर के देखिए, तमाम देशों में मैं कह रहा हूं, कच्चे माल का आदान प्रदान बंद हो गया है। और कल मेरी यूएस 2 मेरे मित्र हैं, वहां मेरी बात हो रही थी, वो बहुत परेशान थे कि उनके घर में कुछ है नहीं, मतलब जो सफाई के जो आइटम्स जो होते थे वो सब बंद हैं। और बता रहे थे कि वो मेरा बेटा
जब बीमार हुआ तो मैंने हॉस्पिटल किया तो उन्होंने व्हाट्सएप कॉल के थ्रू मुझे देखा और मेरे बेटे को देखा, और उन्होंने वहीं से बाहर दरवाजे के बाहर आकर के उन्होंने एक सैंपल रख दिया कि इसमें आप ब्लड कर दीजिए, चेक करके बाहर ही जाकर के रिपोर्ट रख दी गई। तो ये तो उन देशों में व्यवस्था हो रही है कि जहाँ बहुत अग्रणी देशों में गिने जाते हैं लोग। तो हमारे ये देश में ये महामारी बहुत अधिक संख्या में फैलती है, मुझे लगता है कि निश्चित ही विकराल स्थिति हो जाएगी। सरकार को वास्तव में ध्यान देने की बात है कि ऐसे कुछ व्यवस्थाएं फौरी तौर पर करनी चाहिए कि जो अफवाह न फैलें। तमाम अफवाह का बाजार भी गर्म है इस तरीके से। कल आपने देखा कि लखनऊ में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, सारे लोग मास्क पहन करके वहां उनको मुख्यमंत्री को सुनने के लिए आए। तो आप ये बताइए, जब ये आप दिखाना चाहेंगे कि ये अब इतनी अव्यवस्था है कि हम जहां सुरक्षित नहीं है, छोटे छोटे कार्यक्रम आप देख लीजिए, मॉल में जाकर के देख लीजिए। दूसरा, 4 दिन 5 दिन पहले ये बातें रिपोर्ट के निकल के आई कि मास्क का भी काला कारोबार होने लगा है, तमाम ब्लैक में लोग बेच रहे हैं। तो तमाम प्रशासनिक अधिकारी उसमें भी अग्रणी होकर के आए हैं, तमाम जगह छापे डाले गए। तो ऐसी स्थिति में भी देश को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, और निश्चित तौर से प्रशासनिक अधिकारी, सरकार, स्टेट की गवर्नमेंट है, नेशनल केंद्र सरकार है, वो निश्चित तौर से अलर्ट हैं, लेकिन बहुत अधिक अलर्ट होने की आवश्यकता है। और कल आपने देखा मध्य प्रदेश में कि कितनी बड़ी माधवराव सिंधिया को लेकर के रैली हुई, जहां लाखों की संख्या में लोग थे, जहां यदि हम अलर्ट होने की आवश्यकता कर रहे हैं, मास्क पहनने की आवश्यकता कर रहे हैं, तो वहां निश्चित तौर से प्रशासनिक अधिकारियों को ये परमिशन नहीं देनी चाहिए थी कि कितने बड़ी लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। तो निश्चित तौर से कुछ न कुछ हो सकता था, या हो भी सकता है, कुछ आंकड़े निकल के आए। तो थोड़ा सा अलर्ट सारे लोगों को रहने की आवश्यकता है, और निश्चित तौर से अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आकाश जी ज्यादा इसके बारे में बताएंगे, लेकिन जो फिलहाल आंकड़े निकल के आ रहे हैं, जो हम लोग और आप लोग देख रहे हैं, वो वास्तव में चौंकाने वाले हैं। ठीक है, तो कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को हराना है। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपने आप को, आसपास के इलाके को साफ और स्वच्छ रखें। इसी के जरिए कोरोना को आपको हराना है। जिंदल साहब, मैं जरा आपसे समझना चाहूंगा कि आमतौर पर बाजार के जो एक्सपर्टीज होते हैं वो समझते हैं इस चीज को कि देश में कभी भी कुछ भी ऐसा अगर इमरजेंसी क्रिएट हो गया, तो जिस तरीके से कहते हैं ना कि एक मॉल बनाया जाता है, तो इमरजेंसी में जब इजेक्ट होगा तो एग्जिट गेट इमरजेंसी के अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो बाजार में जब इस तरीके के स्लो डाउन हो जाए, जैसे कि आज 45 मिनट तक बाजार को बंद किया गया, जो ड्रास्टिक मॉर्निंग में खुलते साथ ही स्लो डाउन हुआ था, तो ऐसे जो एक्सपर्टीज हैं, क्या इस तरीके के रास्ते, कुछ इस तरीके का तरीका कुछ है उनके पास जो सरकार के साथ मिल बैठ करके, क्योंकि बाजार को कंट्रोल करना इस वक्त बेहद जरूरी है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था अगर एक बार अगर चरमरा गई तो फिर उसे दोबारा से पटरी पर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी होगी और बाजार के एक्सपर्ट की भी होगी। जी परिवेश भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा और धन्यवाद करूंगा। आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, कोरोना को हराना है, आसपास को स्वच्छ रखें। मैं आपको बताऊं, कल रात 12 बजे तक टीवी शोज कर रहा था, सुबह 7 बजे से फिर मीडिया पे हूं, बट आप जो बात कर रहे हैं उसमें मुझे आपको और एपीएन को सैल्यूट करना है कि आप पत्रकारिता के साथ साथ समाज सेवा और बड़ा कूल रख रहे हैं। आई सैल्यूट यू फॉर दैट। अब आपका जो शुक्रिया क्वेश्चन है उसको मैं एड्रेस करूंगा। देखिए जी, अब जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि क्या इस तरह की मार्केट जब फ्री फॉल होती है तो ऐसे में इंटरवेंशंस होना चाहिए, कूलर्स होना चाहिए, फ्रीजर्स होना चाहिए। आई थिंक इट्स अ हाईली मैच्योर्ड क्वेश्चन और वही आज हमने एग्जिबिट किया है। देखिए, बाजार में जब फ्रेंजी आती है परिवेश भाई, एज एन इकोनॉमिस्ट कहूंगा, तो सेंटीमेंट बहुत हावी हो जाता है, पैनिक हैवी हो जाता है। तो ऐसे में बाजार को कूलर्स, ब्रीदर्स, लोगों को सोचने समझने का वक्त देना बहुत जरूरी होता है। तो मार्केट के अंदर कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स हैं कि जब बाजार एक लेवल के बियॉन्ड फॉल करता है तो मार्केट्स को कुछ देर के लिए हॉल्ट कर दिया जाता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर आस्किंग। तो वही चीज सुबह की गई तो लोगों को संभलने का मौका मिलता है। उसके अलावा मैं इस बात में आपके साथ हूं कि सरकार को जब फ्रेंजी आती है, जब लॉजिक छोड़ के लोग एक तरफा चल पड़ते हैं, तो ऐसे में कुछ ना कुछ इंटरवेंशंस करने चाहिए। अभी भी मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि शायद कुछ कंट्रीज ने शॉर्ट सेल बैन की है। शॉर्ट सेल का मतलब दर्शकों को बता दूं, कुछ लोग क्या करते हैं कि शेयर ना हुए भी अपने अकाउंट में शेयर को सेल कर देते हैं कि बाद में कवर कर लेंगे। अगर कुछ सरकारों ने, मैं ये विदेशों की बात कर रहा हूं, अगर विदेशों में कुछ सरकारों ने ये काम किया है, इफ इट हैज बीन डन,
तो ये एक इंटरवेंशन ऐसी है जो रिक्वायर्ड थी। शायद कुछ और देशों में ये काम किया गया है, अभी मेरे पास कंफर्मेशन उसकी आनी बाकी है। बाकी सरकार को जरूर ऐसे में पब्लिक की हैंड होल्डिंग करनी चाहिए, पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके प्लेटफॉर्म से मैं लोगों को बता दूं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बहुत दम है। अभी भी आज हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर टॉप 5 इकोनॉमीज को देखा जाए या हमारे पीएस को देखा जाए, आज भी जो हमसे बड़ी इकोनॉमीज है, अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, उनके मुकाबले हम ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं और आने वाले 10 साल में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का हम सामर्थ्य रखते हैं। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म जो है, जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, उसको जो है उस पर विश्वास रखें। और एज यू हैव राइटली सेड परिवेश भाई, पैनिक ना करें, बिकॉज ये एक ह्यूमन साइकी है। अगर कोई व्यक्ति घबराहट में होगा, पैनिक में होगा, घबराहट में कभी भी अच्छे डिसीजंस नहीं लिए जाते। तो यू आर वेरी राइट, कूल रखें, लॉजिक रखें। और सरकार को इस समय चाहिए कि पब्लिक से कम्युनिकेशन बनाए रखे, पब्लिक से इंफॉर्मेशन बनाए रखे। कुछ मीडिया चैनल जैसे आप वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ये बहुत जरूरी है। पब्लिक को सारी चीजें कम्युनिकेट करना और साथ ही साथ फाइनेंशियल इंटरवेंशन भी जहां जहां रिक्वायर्ड है वो की जाए, ताकि लोगों के अंदर कहीं भी पैनिक का माहौल पैदा ना हो, लोगों को एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट मिलता रहे। बिकॉज अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपकी साइकी ये डिसाइड करती है कि किस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं। देखिए, एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम आई है, सॉल्यूशन आज भी तो कल आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी इकोनॉमीज कहीं ना कहीं क्लैप्स कर जाएगी। इकोनॉमीज तो एज इट इज चल रही है, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इशू है। अगर सरकारें साथ देती हैं तो आई थिंक कोरोना को हम लॉन्ग टर्म में हरा भी सकते हैं। और एज ऑफ नाउ कोरोना का जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, जो मन और दिमाग के अंदर घुसा हुआ है, उसको हम कम कर सकते हैं, ऐसा मेरा फर्मली मानना है। जी ठीक है। गुप्ता साहब, क्या लगता है कि इस वक्त में इसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा सेंसिटिव माहौल है अभी, इस वक्त में सरकार को और क्या उपाय करने चाहिए और बाजार को कैसे सुरक्षित रखा जाए? देखिए परवेज जी, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश एक बड़ा देश है, सब संसाधन है। और जिंदा साहब की इस बात से मैं एग्री हूँ कि हमारी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स है हमारे देश की, बढ़ने के लिए है और बहुत गुंजाइश है इस देश में। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगा दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से, हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी भी लगे, खराब लगे, कि काफी लंबे समय से, देखिए जब से सरकार दोबारा सत्ता में आई है, देखिए मैं सरकार को आलोचक नहीं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं पहले तो, लेकिन मैं ट्रेडिंग के मामले में कहना चाहूंगा सरकार का ध्यान ट्रेडिंग में बिल्कुल भी नहीं है। देखिए सरकार का ध्यान आपने अभी हाल में देखा होगा, पोस्टर की तरह देख रहे हैं, कभी मध्य प्रदेश चुनाव में देख रहे हैं, कभी हॉर्स ट्रेडिंग में देख रहे हैं। आज इतनी बड़ी समस्या हमारे देश में है कोरोना वायरस की, हम सरकार की तारीफ करने के लिए नहीं बैठे, हम सरकार को आईना दिखाने के लिए बैठे हुए हैं हमेशा। यहाँ पर हम सरकार की तारीफ बिना बात के नहीं कर सकते। सरकार ने अच्छे काम करे, हमने तारीफ करी, सरकार ने 370 का काम करा, अच्छे काम करे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ दंगे हुए, चाहे दिल्ली में दंगे हुए, चाहे उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश के अंदर बाहर का इन्वेस्टर बाहर जा रहा है, हमारे यहाँ के इन्वेस्टर खुद बाहर जा रहे हैं। ऐसे मौके पर कोरोना का कहर अगर सरकार नहीं चेतती है, सरकार अभी भी ऐसे कामों में लगी रहती है, सरकार इस पर पूरा ध्यान नहीं देती है। सरकार राज्यसभा की देखती है कि राज्यसभा में हम कैसे सीट ले सकते हैं, कैसे कहां पर सरकार तोड़ सकते हैं, कैसे सरकार बना सकते हैं। सरकार का ध्यान अगर उन चीजों में लगा रहेगा तो देखिए ये समस्या महामारी का रूप ले लेगी। कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है हमारे देश में जिस कदर जनसंख्या वृद्धि है, आप देखिए अमेरिका का हमसे 3 गुना क्षेत्रफल है, चीन का हमारा 3 गुना क्षेत्रफल है, हमारे क्षेत्रफल कुल 32,000 वर्ग किलोमीटर है और आबादी हमारी चीन के बराबर हो रही है। आज कोई लगाम नहीं है और कोई हमारे सुरक्षा के कोई मापदंड, देखिए 3 पेशेंट आए थे पहले बाहर से, सरकार ने सुरक्षा के उपाय, सुनील जी ने कहा है कि बहुत देरी कर दी है। देखिए अभी हमें नहीं लग रहा, अभी हमारे पास 76 लोग नजर आ रहे हैं, पर काफी लोग ऐसे भी होंगे जो जिनकी जांच की होगी, इसमें 17 दिन का टाइम लगता है, जो घर में पड़े होंगे। हम इसको हल्के में लेने की भूल ना करें। मैं सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, बहुत तेज एक्शन ले सरकार, बहुत बारीक एक्शन ले। सरकार ने अच्छा हुआ वीजा बंद कर दिया, टूरिस्ट बंद कर दिया। देखिए इनकम गिर रही है हमारे देश की, इस समय अर्थव्यवस्था तो वैसे ही डाउन बहुत है, व्यापार वैसे ही मंदा है, लेकिन ये महामारी जड़ से खोखला कर देगी अगर सरकार इसका ध्यान इसकी ओर पूरी तरह नहीं जाएगा। सरकार कोशिश कर रही है, पर मेरे हिसाब से कोशिश कम है। सरकार को इसकी ओर, जिस प्रकार से राम मंदिर का आपने मुद्दा देखा था ना, हर जगह डीएम की मीटिंग हो रही है, हर जगह व्यापारी को बुलाया जा रहा है। मैं खुद कई मीटिंग में गया हूं, हर जगह ऐसा हो रहा था कि किस तरीके से कहीं भी कोई भी कुछ ना हो पाए। तो इसी प्रकार से सरकार को ऐसा माहौल बनाना चाहिए, हर जिले के अंदर हर डीएम को, हर पुलिस वाले को, हर चीज को ऐसा महकमा तैयार कर देना चाहिए कि वो इस समय अस्पताल की तरह नजर आए। सरकार की पूरी तैयारी होनी चाहिए। यह नहीं कि वो
स्कूल है या पुलिस का ऑफिस है, हर जगह सरकार को मोर्चा तैयार कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं डरने की बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं एहतियात के लिए कह रहा हूं कि बड़ा देश है, बीमारी फैलते हुए देर लगती नहीं है, हम संभल के रहें। ठीक है कौशिक साहब, मतलब फाइनली तो यही लग रहा है फिर क्या कि जान है तो जहान है। नहीं, बिल्कुल खुद को बचाने के लिए अभी अगर बाजार थोड़ा सा अनस्टेबल होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक साइड इफेक्ट इसका कहीं लंबा ना खिंच जाए। मुझे इस बात का डर सता रहा है कि अगर बाजार अगर इसी तरीके से एक इंटरवेंशन चाहूंगा जी। मार्केट दोबारा जो है नीचे आ गई है, एक इंटरवेंशन चाहूंगा आपकी इजाजत से, आपको अपडेट कर दूं। मार्केट जो 1500 पॉइंट के आसपास थी, अब महज 570 पॉइंट रह गई है, तो वॉलेटिलिटी बनी हुई है। प्लीज कंटिन्यू विद योर क्वेश्चन, मैं सिर्फ अपडेट कर रहा था। ये देखिए, ये भी एक फ्लक्चुएशन दिख रहा है, ये बार बार शूट अप हो रहा है, फिर डाउन आ रहा है, शूट अप हो रहा है, डाउन आ रहा है। तो ये इस फ्लक्चुएशन से कैसे निकलेगा, क्योंकि इसको निकालना बहुत। परवेश जी, मैंने अभी भी कहा था कि इसके बड़ा दूरगामी परिणाम होंगे। अभी जो हम तात्कालिक जो चीजें निकल के आ रही हैं, हम उन पर वार्ता कर रहे हैं, उन पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आगे जाकर के मुझे लगता है 15 दिन में 20 दिन में बड़ी चीजें निकल के आएंगी। जैसे मैंने कहा, तमाम देशों का कच्चे माल का आदान प्रदान होना है। तमाम देशों में, हम अपनी भी देश में करें, जो चाइना से माल आता था, चमड़े का आए, मोटर वाहन का आए, इलेक्ट्रिकल का आए, लकड़ी का आए, या अन्य तमाम चीजें थी, वो धीरे धीरे अब खत्म होने जा रहा है। तो जब वो खत्म हो जाएगा तब दिक्कत क्या होगी, और फिर नया माल बनने में भी टाइम थोड़ा सा लगेगा। तो अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं जो चीजें, वो अभी उपलब्ध हैं मार्केट में, तो बड़ा आसान लग रहा है। लेकिन जब चीजें दोबारा तरीके से, नई तरीके से तैयार होंगी और फिर दोबारा मार्केट में आने में, तो मुझे लगता है कि महीने 2 महीने बाद बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को इस कोरोना वायरस का देखने को मिलेगा देश में। और इसके लिए सरकार को बला तत्काल तरीके से अलर्ट रहने की आवश्यकता है, और ये समीक्षा करनी चाहिए, अपने सारे वरिष्ठ अधिकारियों को लगाना चाहिए कि हमें आगे 2-4 महीने में जो हमारे देश को कौन सी मामलों में दिक्कतें आने वाली हैं, किस देशों से कौन सा माल आता था, चाइना से कौन सा माल आता था, जो बहुत दिनों से, अभी से नहीं, मुझे लगता है 2 महीने से रुका पड़ा है, और आगे जाकर के 1-2 महीने चलेगा। तो जितना माल यहाँ सप्लाई हुआ होगा लगभग, वो सब खत्म होने के कगार पे होगा। तो सारी चीजें सरकार को देखनी पड़ेंगी। दूसरा, पर्यटन विभाग को लेकर के देखें कि यदि हम बाहर जा रहे हैं, तो अभी कल आंकड़े निकल के आए हैं कि 35% तो रद्द कर दिए लोगों ने, जो अभी का तत्काल का आंकड़ा कल तक का आया। हो सकता है 2-4 दिन में संख्या और बढ़ जाए। बाहर से लोग जो आ रहे हैं, उन्होंने करीब 40 से 45% लोगों ने अपने रद्द कर दिए कार्यक्रम। तो इन चीजों का भी आंकड़ा देखना पड़ेगा आखिर में। अभी तत्काल के मामले कहा यही जाता है कि हर साल 2 लाख करोड़ की कमाई होती है हिंदुस्तान में। 10 लाख पर्यटक यदि प्रतिदिन हमारे देश में आते हैं, और मार्च महीने में 20 से 25% के आसपास जो पर्यटक आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का थोड़ा मौसम इस समय का ठीक रहता है, तो उस हिसाब से आगे देखेंगे। ये तो अभी मैं बता रहा हूँ, कल तक के आंकड़े थे, जो 35%, 25%, 45% निकल के आ रहा है। मुझे लगता है 2-4-5 दिन में संख्या और ज्यादा आगे जाके बढ़ेगी। तो निश्चित तौर से सरकार हर क्षेत्र में ये देखे आखिर में कि किन किन क्षेत्र में ये कोरोना वायरस प्रभावित करेगा, और उनको निपटने के लिए क्या है। तुमने बिल्कुल अच्छा कहा था कि जब हम मॉल बनाते हैं, तो मॉल्स में यदि कोई दिक्कत आ जाए, तो एग्जिट का एक गेट होता है निकलने के लिए, और तमाम फायर के लिए भी तमाम ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। तो निश्चित तौर से सरकार को ये सोचना भी पड़ेगा कि ऐसी परिस्थितियां आगे आती हैं, जैसे पहले भी आ चुकी हैं, तो उनमें हम नहीं अच्छे से, ठीक से नहीं निपट पाए, समय लगा। लेकिन आगे आने वाली चीजों के लिए हमें सरकार को इस तरीके का एग्जिट गेट कौन सा है, जहां से हम, आप और व्यापारी लोग निकल सकते हैं आसानी से, ज्यादा प्रभावित करने वाली वो चीजें न रहें। कौशिक साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो मेडिकल एक्सपर्टीज है वो कह रहे हैं कि अगर इटली या चाइना वाली स्थिति हुई हिंदुस्तान की, भगवान न करे ऐसा हो, कोई नहीं चाहता है कि ऐसा हो, अगर ऐसा हो गया तो फिर बहुत बुरा होगा। तो वैसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार को एक फौरी तौर पे एक रोड मैप भी बनाना होगा कि कैसे हम इससे बाहर कैसे निकलें। आप बताइए, 20 साल से लेकर के 35 साल तक की उम्र के जो लोग हैं, वो हमारे यहाँ 60% के आसपास लोग हैं। तो यदि हमारे यहाँ यूथ प्रभावित हो जाएगा इन बातों को लेकर के, एक तो पहले से ही अर्थव्यवस्था चौपट पड़ी हुई है, और यदि कोई फैक्ट्री बंद होती है, जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आज ग्रेटर नोएडा में एक व्यक्ति को पकड़ा गया, 700 कर्मचारी वहां काम करते हैं, 700 कर्मचारियों को हॉस्पिटल जाकर के चेक कराया जा रहा है। तो वो फैक्ट्री जहां 700 लोग काम करते हैं, मुझे लगता है 15 दिन के लिए प्रभावित हो गई। और यदि बाई चांस कोई 1-2 केस और निकल आते हैं, तो मुझे लगता है जैसे स्कूल कॉलेज बंद हुए हैं, तो हो सकता है वो फैक्ट्री भी 1-2 महीने के लिए बंद कर दी जाए।
तो ऐसे छोटा सा एग्जाम्पल है, या ऐसे बहुत बड़े स्तर से एग्जाम्पल निकल के आते हैं कि छोटे छोटे मामलों में यदि हम सारी चीजें बंद कर डालेंगे तो प्रभाव तो पड़ेगा अर्थव्यवस्था पे। तो निश्चित तौर से सरकार को ये सोचना पड़ेगा। और दूसरा, एक इस तरीके से जैसे हमारे यहाँ बाढ़ आती है या तमाम भूकंप आता है तो तमाम सेना के इस तरीके के लोग लगाए जाते हैं, तो मुझे लगता है उस फौरी तौर पर अभी सरकार इस तरीके के एक्शन में नहीं है कि ऐसी व्यवस्था किए जाए कि यदि कोई ऐसे बड़े मामले किसी कोने में निकल के आए, ऐसी कहीं महामारी किसी कोने में बहुत ज्यादा फैल गई, तो फौरी तौर से व्यवस्थित सरकार को रहने की आवश्यकता है। अच्छा जिंदल साहब, मैं थोड़ा इसको और एलेबोरेट करना चाहता हूं कि जिस तरीके अब जो अभी मैंने कहा कि कुछ तो एग्जिट प्लान होगा कि इस तरीके का अगर खतरा सामने आके खड़ा हो गया तो फिर क्या होगा। क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि बाजार की जो हालत है उस हालत से बचने के लिए, जैसे ये कहा जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था अगर जब भी गड़बड़ाई है तो जो दिखता है एक रास्ता दिखता है, वो दिखता है एग्रीकल्चर के साइड पर कि आप एग्रीकल्चर को स्ट्रांग करें तो वो धीरे धीरे आपको वो ग्रोथ देता है, वो डेवलपमेंट वहां से आपको दिखता है कि वो एक संभालता है, बैकबोन है आपका। तो क्या यहाँ जो ऐसी स्थिति आ गई है, और खास करके क्योंकि शहरी इलाका जो है, शहरी इलाका में क्राउड इस तरीके के और बाहर से ज्यादा लोग आते हैं तो इन्फेक्शंस बढ़ने के खतरा ज्यादा यहाँ दिखता है, तो क्या जो रूरल एरियाज है हिंदुस्तान, क्योंकि गांव का देश कहा जाता है, तो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर पर इस वक्त अभी फोकस करने की जरूरत है? सरकार को भी थोड़ा सा इधर से ध्यान हटा के उधर भी फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि यहां इसका जो इंपैक्ट होगा उस इंपैक्ट की भरपाई वहां से की जाए। देखिए, बिल्कुल रूरल इकोनॉमी और एग्री इकोनॉमी हमारी बैकबोन है। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं। रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, एग्री इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पर हेक्टेयर यील्ड हम बढ़ाएं। इस तरीके से बढ़ाएं कि गांव की इकोनॉमी को हम इस प्रोग्रेस पे ले आए कि गांव से मेरे भाई ये ना हो कि उनको मजबूर होकर शहर या मंडी में आना पड़े। हो क्या रहा है, आज माइग्रेशन हो रही है, गांव से लोग शहर आ रहे हैं, स्टेट कैपिटल दिल्ली आ रहे हैं। तो अगर गांव में ही हम उन्हें प्रॉस्पेरिटी यानी वो काम देते हैं खेती के अंदर कि खेती उनको कमाई करके देती है, तो मुझे विश्वास है बहुत लोग यहां नहीं आएंगे, माइग्रेशन नहीं होगी, गांव में प्रॉस्पेरिटी रहेगी और रूरल इकोनॉमी तो हमारी स्ट्रेंथन होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये इन चीजों के अगेंस्ट एक इम्यूनिटी है अगर रूरल इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग रहे, बिकॉज रूरल इकोनॉमी जो है ग्लोबल ट्रेड को एक्सपोज नहीं है। रूरल इकोनॉमी ने अनाज पैदा करना है, अपने आसपास के क्षेत्र में बेचना है, और वहां ट्रैवलिंग भी बड़ी लिमिटेड रहती है। तो जो रूरल इकोनॉमी है, एग्री इकोनॉमी है, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। सरकार को इससे क्यों लेना चाहिए। बट साथ ही साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं जी। अभी कोरोना वायरस की नेगेटिविटीज हमने बहुत डिस्कस कर ली, बट ऑन योर प्लेटफॉर्म आई वांट टू रेज अ वॉइस। We must utilize the positivity of corona also. Now what is the positivity? Crude oil, let me inform all my friends, is trading at around $32 per barrel. कच्चा तेल बहुत सस्ता है। तो ऐसे में मैं आपके प्लेटफॉर्म और तमाम प्लेटफॉर्म से सरकार को ये आग्रह कर रहा हूं कि क्रूड ऑयल के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जितने मेजर हम बाइंग कर सकते हैं इस समय किया जाए। परिवेश जी, आप एक बिल्कुल सही, आप जानते हैं कच्चा तेल हमारी इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत कच्चा तेल का रेट ज्यादा होता है तो पेट्रोल डीजल महंगा होता है, कच्चा तेल बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, कच्चा तेल बढ़ता है तो डेफिसिट बढ़ता है। तो राइट नाउ नेगेटिव्स के साथ साथ हम पॉजिटिव को भी एनालाइज करें। क्रूड ऑयल कोरोना की वजह से अब बहुत नीचे अवेलेबल है और क्रूड ऑयल 75 to 80% हम इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में हमें मेजर बाइंग जितनी भी पॉसिबल है क्रूड ऑयल की करनी चाहिए ताकि देशवासियों को इन्फ्लेशन से हम निजात दिला सके। आपको याद होगा इन्फ्लेशन पे कितने शो किए हैं। मैं तो ये कह सकता हूं जितने शो मैं टीवी पे करता हूं उसमें 40% आ रहा है इन्फ्लेशन। तो और इन्फ्लेशन के अंदर डीजल प्राइसेस का बहुत बड़ा रोल रहता है। और किसान भाई की आपने बात की, किसान के लिए तो डीजल उसकी एक लाइफ लाइन है, क्योंकि हमने किसान को भी जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना है। तो इसलिए क्रूड ऑयल का यूटिलाइजेशन किया जाए और साथ ही साथ इस समय चाइना के मुकाबले जो मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं वो चीज भी की जाए, उस चीज को स्ट्रेंथन किया जाए, हाइजीन लेवल को बढ़ाया जाए और पब्लिक के अंदर अवेयरनेस की ड्राइव फैलाई जाए। पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जाए ताकि पैनिक कम हो, अवेयरनेस ज्यादा हो, नॉलेज बेस्ड डिसीजन पब्लिक ले सके, ताकि एज यू हैव वेरी राइटली सेड कि कोरोना को हराना है। आई एम टोटली विद योर पंच लाइन, कोरोना को हराना, आई एम वेरी मच विद यू। बहुत बढ़िया आप एक चीज और एक थीम और एक मिशन लेके चल रहे हैं। मैं तो अपने बाकी मीडिया के मित्रों जिनके साथ शो होंगे उनको भी ये कहूंगा कि इस मिशन को आगे बढ़ाएं। इट्स अ वेरी नाइस मिशन। ठीक है, ठीक है। गुप्ता साहब,
मैं यही चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से जिंदल साहब ने कोरोना से ही पॉजिटिविटी को निकाला कि आखिर कैसे उसमें अगर क्रूड ऑयल को अगर हम स्टोर करते हैं या फिर उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो एक पॉजिटिव सेक्टर दिखेगा कि आने वाले दिन में अगर जब रेट चढ़ जाते हैं तो फिर आपके लिए वो फायदे की चीज़ होगी। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि ट्रेडिंग में और हम क्या कर सकते हैं इस तरीके का? परिवेश जी, बहुत बढ़िया बात जिंदल साहब ने कही, लेकिन सरकार की इस चीज़ पे निगाह होनी भी चाहिए और होगी भी मेरे हिसाब से, क्योंकि वो देश चला रही है। लेकिन आज हमें देखना पड़ेगा हमारे खपत कितनी है। देखिए, आज अगर कोरोना के मारे हमारी एक्टिविटी कम हो रही है, स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, शहर के शहर जैसे आपने विदेशों में देखा है, शहर के शहर बंद हो गए चीन वगैरह में, तो खपत भी होनी चाहिए। कितनी खपत हम उसकी कर सकते हैं, कितना हम स्टोर कर सकते हैं। पर सबसे ज्यादा ध्यान जो मेरे हिसाब से सरकार को देना पड़ेगा इस समय, जैसे आपने अभी कहा था कि किसान जो हमारे 65% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है जी। सबसे बड़ी बात हमारे देश की, सबसे बड़ी विशेषता कह लो, उपलब्धि कह लो, बात कह लो कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश को बहुत जल्दी घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कोई भी बीमारी होगी, आप सुविधाओं से वंचित रह सकते हो, चीजों से वंचित रह सकते हो, आपको खाना मिलना चाहिए, दवाई मिलनी चाहिए, आपकी सुरक्षा होनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी यथास्थिति पे आना पड़ेगा कि जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा इस समय, विशेषकर कि हमारे जो नागरिक हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, वो हमारे सुरक्षित रहें। सब बहुमूल्य लोग हैं, उनकी सुरक्षा के उपाय करने के लिए क्या क्या हम घोषणा कर सकते हैं, क्या क्या हम साधन कर सकते हैं, क्या क्या हम रास्ते निकाल सकते हैं, उन विकल्पों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और जिस प्रकार से जो चीजें सस्ती हो रही हैं, क्या क्या उनको स्टोर कर सकते हैं, ये हमारा आर्थिक दृष्टि से अच्छा पहलू है। क्या क्या कर सकते हैं वो भी करें, और साथ में इसके और पूरा ध्यान रखें कि किस तरीके से हम क्योंकि महामारी है, अगर ये फैल गई तो हमारा ध्यान सारा इस पे लग जाएगा। अभी हम इसको समझ नहीं पा रहे। अभी हमारे देश में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन एक दहशत है, एक सेंटीमेंट खराब है, एक माहौल खराब है कि आदमी डरा हुआ है। जैसे अभी बता रहे थे सुनील जी कि एक एम्प्लॉय के कारण 700 एम्प्लॉय का चेकअप हो रहा है, पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई। तो अगर ऐसा होने लगा तो क्या होगा? इस प्रकार से मेरा सिर्फ एक बात और कहने की है, भाई सरकार केयर करे, सरकार ध्यान रखे। और कृषि के क्षेत्र में तो देखो सरकार का काम बहुत हल्का है। देखिए, सबसे कम ग्रोथ रेट आज सरकार की कृषि के क्षेत्र में है, जो हमारे देश का दुर्भाग्य मैं कहना चाहूंगा कि कृषि में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, पर ग्रोथ में सबसे कम योगदान कृषि का है। यहाँ तो सरकार को आगे भी ध्यान देना पड़ेगा, इस समय नहीं, हमेशा ही ध्यान देना पड़ेगा कि वहां वेयर हाउस हो, वहां की फसल ले सके, वहां की फसल का इस्तेमाल हो सके। वहां तो बहुत कमियां है, वो चीज हम लॉन्ग टाइम में कर सकते हैं और अभी भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिक चीज जो आपको आवश्यकता के तौर पे है कि किस प्रकार से मेडिसिन उपलब्ध करा सकते हैं, नकली मास्क बाजार में आ रहे हैं, उनको कैसे रोक सकते हैं। आज हमारे देश में सुविधाओं का अभाव है। आप मेडिकल पे जाओ, लाइन लगी पड़ी है, मास्क नहीं मिल पा रहा आपको असली। तो आपको बीमारी से लड़ने के लिए जो चीजें चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से अभी बहुत कमी है। मतलब राजनीतिक तौर पर चीजों से हट करके सोचना होगा, पब्लिक गैदरिंग कम करनी होगी। गुप्ता साहब, देखिए, राजनीति का तो मैंने अभी भी आपसे कहा था कि राजनीति में सरकार इस समय ध्यान ना दे। जो अभी हमने देखा है पिछले 10 दिनों के अंदर, मतलब सरकार का ध्यान, राज्यसभा के चुनाव कैंसिल कर दिया। नहीं, अब कैंसिल कर दो, क्या बात है? अभी आप रोक दो इसको। ये कोई बड़ी चीज थोड़ी है भाई साहब। चुनाव है, 1 महीने बाद कर दो, 2 महीने बाद कर दो। आप पहले देश को देखिए, देश की समस्या को देखिए। आपके स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, फैक्ट्री बंद हो रही है, व्यापार बंद हो रहा है, व्यापार की स्थिति खराब हो रही है। आपको पहले यहां ध्यान देना पड़ेगा। आप इस समय चुनाव को, आप वोट को, आप राजनीतिक दृष्टि को, आप हॉर्स ट्रेडिंग को, आप इन चीजों को रोक सकते हो। ना कोई ऐसे रैली निकले राजनीति की, भाई आप कुछ भी चुनाव करेंगे, रैली होंगी, रैलियों पर रोक लगा सरकार इस समय। मेरे हिसाब से देखो, बहुत जो इस समय की जरूरत है उस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। पब्लिक अवेयरनेस को लेकर के क्या किया जाए कौशिक साहब? क्योंकि वो एक कहते हैं कि सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होगा कि हम जितने लोगों को जागरूक करेंगे इस चीज से, उतना जल्द से जल्द हम निपट सकेंगे। और क्योंकि हमने देश की सीमाओं को कहते हैं कि एक तरीके से हमने बैरियर लगा ही दिया है। हमने वो जो स्कैनिंग सिस्टम है, उस सिस्टम को हर जगह हमने एक्टिव कर दिया है अब। हालांकि थोड़ा सा देर हुआ, वो हम सब ने देखा कि थोड़ा सा देर अगर हम थोड़ा पहले कर लेते स्कैनिंग सिस्टम को तो शायद ये ऐसी स्थिति जो हो रही है वो भी नहीं होती। हम क्योंकि कर सकते हैं। नहीं, देखो, जनता जागरूक है निश्चित तौर से, और इस बात का असर होली पे पड़ा है। होली तमाम सोसाइटियों में जो खेली जाती थी, तमाम जो बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते तो इस बार कार्यक्रम नहीं हुए हैं। और बच्चों में भी इस बात की दहशत थी। मैं भी अपनी सोसाइटी की बात करूंगा, अगर बच्चे कह रहे थे खिलौने चाइना से आते हैं, कलर भी चाइना से आता है, तो कोई कोरोना ना हो जाए। तो पहले हम बहुत चिल्लाते रहे चाइना का माल नहीं खरीदेंगे, लेकिन लोगों पर कम
सस्ते की होने के कारण खरीदते थे, लेकिन इस बार कोरोना वायरस को लेकर के ये मार्केट में देखने को मिला। तो ऐसा नहीं जनता जागरूक नहीं है, जब जान पे आ पड़ती है तो सारे लोग जागरूक होते हैं। और निश्चित तौर से जो घर में जो माहौल है, जो पड़ोस में माहौल है, सोसाइटी में माहौल है, तो कोरोना को लेकर के निश्चित तौर से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कॉलर ट्यून के माध्यम से भी जो सरकार ने एक संदेश देने का प्रयास किया है, उससे भी बहुत प्रभाव पड़ा है। लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से आप बताइए कि दूसरे देश से जो निकल के आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे ऐसी तकनीकी वहाँ बड़ा टाइट तरीके से स्थापित करनी चाहिए क्योंकि वो देश में ही ना घुस पाए। जो लोग अब बताइए ग्रेटर नोएडा में जो केस निकल के आया या जो 75 केस देश में निकल के आए हैं, वो कहीं ना कहीं सीमा से आए ही होंगे। तो निश्चित तौर से जो एयरपोर्ट पर जो स्थिति होनी चाहिए थी वहाँ, वो एयरपोर्ट पर ही उनको सरकार रोक सकती थी। मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा सरकार लेट हुई है, पहले यदि ये जो हो जाता तो मुझे लगता है कि 76 केस भी ऐसे नहीं आते। और जो पाकिस्तान को लेकर के जो शुरू में टिप्पणी हो रही थी कि हमारे लोग फंसे हुए हैं, पाकिस्तान ने स्पष्ट तौर से मना कर दिया कि हमारे लोग हम नहीं लेके आएंगे, वो वहीं इलाज उनका चाइना में होगा। तब बड़ा क्रिटिसाइज उनको किया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान में आज की डेट में एक केस नहीं है। तो वो भी सरकार को देखना पड़ेगा कि बहुत महाबीमारी को लेकर के मानवता के लिए काम करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को ला करके यदि हमारे देश के लोग, जो हमारा जब विमान गया सरकार ने जो भेजा, तो इस चीज में सरकार की वाहवाही बिल्कुल करनी होगी कि दूसरे जगह जहां पे हिंदुस्तान के लोग फंसे हुए थे उनको ला करके मैं यहाँ तक तो सरकार की बात से बहुत अच्छा तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन जो लोग बाहर से आए वो देश के अंदर नहीं जाने चाहिए थे। मेरा कहने का मतलब ये, जितने भी लोग बाहर से लाए, महीने 2 महीने के लिए बाहर उनको ऐसे स्थान पर रखा जाता, जहां बिल्कुल व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा कोई दो राय नहीं है। वो पाकिस्तान पे नहीं थी व्यवस्था, उसने आने से मना कर दिया। दूसरा, बहुत ज्यादा परिस्थिति है तो हमारे यहाँ से डॉक्टरों की टीम जाती, उनका इलाज वो वही करती। हो सकता है कि चाइना में उन लोगों का इलाज होता अच्छे से तो और कुछ आंकड़े आते। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ने अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा किया है, लेकिन चाइना अन्य देशों से लाने के बावजूद भी घर में जो एंट्री उन लोगों को मिल गई, वो थोड़ा सा एक संदेह के घेरे में आता है कि सरकार कहीं ऐसे कोने में जाकर के कहीं ऐसी जगह स्थापित करती जहां जाकर के उनका इलाज ईमानदारी से हो सकता था। दूसरी बात, मैं फिर वही कह रहा हूं कि सारे लोग एयरपोर्ट के माध्यम से एंट्री की है। एयरपोर्ट पे ऐसी व्यवस्थाएं चौकस रखनी चाहिए सरकार को और टाइट तरीके से रखनी चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। तमाम अन्य देशों से लोग लौट के आ रहे हैं, जैसे सीधा चाइना से नहीं आ रहे, वो दूसरे देशों से घूम के लोग आ रहे हैं। तो ये निगरानी सरकार को रखनी पड़ेगी आखिर में, और वो कड़ाई के साथ रखनी पड़ेगी। लेकिन इन सब के बीच में व्हाट्सएप पर आजकल ऐसे जोक्स आ रहे हैं कि उसमें कहा यह जाता है कि कोरोना को लेकर के बाजार में मास्क नहीं है, लोग मास्क के पीछे पड़े हैं। लेकिन जो इस वक्त एक आंकड़े के मुताबिक रोड एक्सीडेंट में 1000 से ज्यादा रोज मौत होती है और हेलमेट लोग नहीं लगाते हैं और मास्क लोग लगाने के लिए बेचैन हैं और क्राइसिस बाजार में। देखो, ये इसमें फिर मैंने कहा, आपने अभी कहा कि जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। हेलमेट पे आप दंडित भी सरकार कर रही है, चालान भी काट रही है, फिर भी आप हेलमेट लेकर के नहीं जा रहे हैं। दूसरा, जब मौत की बात आ रही है तो अब आप मास्क खरीद रहे हैं और कह रहे हैं उसके लिए कि साहब मिल नहीं रहा, असली नहीं मिल रहा है। तो वहां जो हेलमेट आप असली नकली तो खरीद लेके जा रहे हो, जितना सस्ता है 200 रुपए का है तो खरीद के लिए आएंगे, वहां वो आप 1000 रुपए का नहीं खरीदेंगे। और यहाँ जान पे आ पड़ी, वो भी जान पे आ पड़ रही है। लेकिन ये हमें और आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जान हमारी जाने वाली है, सरकार ने सारी नियम बना रखे हैं। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो सवाल यह है कि कोरोना से घबराने की कतई जरूरत नहीं है। कोरोना को हराना है, बस अपने आसपास के इलाके खुद को साफ स्वच्छ रखें और कोरोना से बचने का यही सबसे बड़ा उपाय है। तो मुद्दा में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए एपीएन देखते रहिए आप। नमस्कार।